हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग के एमआरएस के एग्जाम्स होने वाले, बहुत कम टाइम आप लोग के पास बचा है। फाइनल रिवीजन ही चल रहा होगा आप लोगों का। इस रिवीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोग को सॉल्व करा रही हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आज जो वीडियो रहने वाली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। इसमें जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस आपके जितना भी सिलेबस है सबको आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। सारे ही रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये जो पेपर है वो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था उसका ही पेपर है। इसी का हिंदी पोर्शन और इंग्लिश वाला मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है आप लोगों को। और आईसीटी का अगर वो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी उससे रिलेटेड। ये वाली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करिएगा कि कैसे आंसर आए। बाकी आप आंसर की देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी। तो जो भी बच्चे मिलाना चाहते हैं, मैच करना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि आंसर की के अकॉर्डिंग भी आंसर वही है जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी, किसी क्वेश्चन में जैसे डाउट होता है तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और लास्ट में वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रीजनिंग एबिलिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, कि एक आदमी अपने कार्यकाल से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वहां से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है? यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि अ मैन ड्राइव्स 10 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिस, देन टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर फ्रॉम देयर, he turns toward north and drives 7 kilometer. How far and in which direction is he from his office? तो यहाँ पर ये दिशा परीक्षण जो है उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले बेसिक जो आप लोग को तरीका मैंने बताया था कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक आप लोग बना लीजिएगा, ईस्ट है ये वेस्ट हो जाएगा, जिससे कि ये याद रहे कि किधर हमको लेकर के जाना है, किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी एग्जाम में। थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी से इसको बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर, अपने ऑफिस से वो किस साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से साउथ की तरफ अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, कितना दे रखा है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 10 km। उसके बाद यहाँ पर ये उसका ऑफिस है, यहाँ पर उसका ऑफिस हो जाएगा और यहाँ पर वो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि फिर वो पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है। अब ईस्ट किधर है, इस साइड में कितना चला है, जब वो ईस्ट की साइड में उसने डायरेक्शन की तरफ मूव किया है, टर्न लिया है, तो 4 किलोमीटर उसने अपनी गाड़ी को चलाया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि वहां से वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ में यानी कि ऊपर की साइड गया। वो कितना गाड़ी उसने चलाई है, सिर्फ 7 किलोमीटर ही यहाँ से वो आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 किलोमीटर। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपने कार्यालय से कितनी दूरी व किस दिशा में है। अब यहाँ पर उसका कार्यालय हो गया, ये कार्यालय है, और वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है आपको ये बताना है। अगर हम दूरी की बात करें तो ये डिस्टेंस है, लेकिन अब ये कितना है ये आपको बताना है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताया था कि क्या लगता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी बताया था आप लोगों को। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पर 4 किलोमीटर है तो ये भी डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि इक्वल ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 किलोमीटर ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर 7 किलोमीटर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर हो गया। अब कितना रिमेनिंग रह गया, तो 10 में से अगर हम 7 को माइनस कर देते हैं तो 3 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 3 किलोमीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, इसकी दूरी निकालनी है कि ये कितना है। तो इसको निकालने के लिए जो आप लोग को मैंने बताया था, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है या थ्योरम होता है, कैसे निकालते हैं, के स्क्वायर हो जाता है, के यहाँ पर इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखा जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा आधार के लिए और एल हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है, जो बेस है वो कितना है 4 है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल, यहाँ पर कितना दे रखा है 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए। उसके बाद इसको जब स्क्वायर कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर से जब स्क्वायर हटता है, यहाँ पर से जब नेक्स्ट में आपका स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाता है। तो 16 प्लस 9 यहाँ पर ऐड ही कर लीजिए,
16 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और यहाँ पर ये रूट लग जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और यही 5 किलोमीटर हमारा आंसर भी होगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें निकालना था उसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है 5 किलोमीटर। अब हमें ये तो पता चल गया डिस्टेंस कितनी है, अब हमें डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन देखना है तो सबसे पहले इसमें क्या करिए कि जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं बीच में। यहाँ से हम मान लेते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर ये फिगर बना होता तो ये कुछ इसकी जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पर आती। ये क्या है, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट मतलब क्या है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए साउथ वेस्ट भी दे रखा है, साउथ वेस्ट ये वाला है तो यहाँ पर वो नहीं है, कहाँ पर है, ईस्ट साइड में है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा से जल्दबाजी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। वही चीज़ है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत ही समझ करके इस तरह से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करिएगा। देखने में बहुत छोटा-सा था और टाइम कम लगेगा। प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका टाइम कम लगेगा। बस सही आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कैसे हमको सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में 12% वे लड़कियां हैं जो विद्यार्थी भी हैं, 14% वो विद्यार्थी हैं जो नृतक भी हैं और 16% वो लड़कियां हैं जो नृतक भी हैं। 8% वो लड़कियां हैं जो विद्यार्थी और नृतक दोनों हैं। कितने प्रतिशत केवल लड़कियां, केवल विद्यार्थी और केवल नृतक हैं? इंग्लिश में भी देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर कह रहा है, in the given figure, 12% are those girls who are students too, 14% are students who are dancers too, and 16% girls are those who are dancers too. यहाँ पर 8% are the girls who are both students and dancers. What percentage are only girls, only student and only dancer? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं फिगर जो बना है, ये स्टूडेंट का हो गया, गर्ल्स का हो गया, डांसर का हो गया। क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि इस फिगर में ये जो 12% है वो इस तरह की लड़कियां हैं जो क्या है, वो स्टूडेंट भी हैं, यानी गर्ल्स भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। और दूसरे में जो कह रहा है कि जो 16% आप ये देख रहे हैं इसमें डांसर भी है और गर्ल्स भी, क्योंकि दोनों का ही आप देख रहे होंगे तो दोनों ही हैं। और ये 14% में डांसर और स्टूडेंट दोनों ही हैं। आपसे ये कह रहा है और जो 8% है आर द गर्ल्स हु आर बोथ, यानी कि वो सारी ही चीज़ों में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किसमें इंक्लूड आ रही हैं, स्टूडेंट भी हैं, डांसर यानी कि सभी में। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कितनी ऐसी लड़कियाँ हैं या फिर सिर्फ स्टूडेंट हैं या फिर सिर्फ डांसर्स हैं, आपको वो बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले निकालने के लिए परसेंटेज में दे रखा है, आपको पता है जब ये परसेंटेज की बात करते हैं तो पूरा जो होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम 100 मान कर ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें ओनली गर्ल्स के बारे में निकालना है कि सिर्फ लड़कियाँ कितनी हैं, ओनली गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 से ही तो माइनस करेंगे क्योंकि टोटल तो 100 है हमारा। 100 से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर किसको माइनस करना है, हमको इनको ही माइनस करना है जो गर्ल्स के ही रेशियो में आ रही है, बाकी हमें नहीं देखना है। ये जो 14% है इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट और डांसर का है। जितने में गर्ल्स को कवर करा सब हम उसको देखेंगे। क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं इसमें, 12%, 8% और 16%, तो इनको ऐड कर लिया जाएगा। 12 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। इसको ऐड कर लिया जाएगा तो 100 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा टोटल 36 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा कितना आ जाएगा, 64% निकल कर के आ जाएगा। 64% क्या है, सिर्फ गर्ल्स ही हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहीं से 2 ऑप्शन जो है वो बाहर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ओनली गर्ल्स पूछा था और ओनली गर्ल्स 64 है, तो ये दोनों में ही दे रखा है, यहीं से हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो हम निकालेंगे ओनली स्टूडेंट कितने हैं उसको निकालना है। तो ओनली स्टूडेंट निकालने के लिए यहाँ पर फिर 100 में से माइनस करना है। आप किसको माइनस करना है, तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट के उसमें कवर हो रहा है सिर्फ हम उसको करेंगे, 14, 8 और 12% को। फिर वैसे ही एज़ इट इज़ लिख लीजिए, 12 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। ऐड कर लिया जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 100 माइनस हो जाएगा, ऐड करने पर 34। अब उसके बाद लेस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 66% हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, 66%। तो यहीं से हमारा आंसर निकल आता है, यहाँ पर ये दे रखा है, इसके बाद 74 है तो ये गलत हो जाएगा। जो 4th वाला है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो लास्ट में निकालें ओनली डांसर्स का, चाहे तो ना निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर निकालना हो आपको तो यहाँ पर चेक करने के लिए कि आप करेक्ट हैं या नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। तो 100 माइनस यहाँ पर 100 करेंगे, फिर माइनस लगाएँगे, फिर वही आंसर्स में 14, 8 और 16 करिएगा। तो जब इन तीनों को ऐड करिएगा इनको, तो यहाँ पर कितना हमारा टोटल बन के आ जाता है, तो टोटल आ जाता है 38। लेस कर देंगे 100 में से 38 को तो कितना निकल के आएगा यहाँ पर
ब्रैकेट की अब कोई नीड ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली टोटल कर रहे हैं तो ब्रैकेट का कोई मीनिंग ही नहीं है। डायरेक्टली लिख लेते हैं 38 यहाँ पर कर लीजिए, डायरेक्टली लेस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 62%। तो यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखने में आपको बहुत ईज़ी लग रहा था, अगर डायरेक्टली लेस करिएगा तो आंसर आपका नहीं निकलेगा, गलत भी निकल सकता है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको सबको टोटल करना है और उसके बाद उसमें 100 से आपको लेस कर देना है। बस टोटल किसको करना है, सबके अपने सिंपल सी भाषा में कहें तो अपने सर्किल में जितना आ रहा है वो सबको ऐड करना है और 100 से लेस कर देना है। उसके बाद आपका जो परसेंटेज है ओनली गर्ल्स का या ओनली स्टूडेंट या ओनली डांसर का निकल आएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। बहुत ही अलग सा अच्छा सा क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर से देखिएगा, एग्जाम में आता है तो वहाँ पर आपको टाइम बहुत कम लगेगा अगर आपको टेक्निक पता है, ट्रिक पता है कि निकालना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र हैं ए, बी, सी, डी और ई के अलग-अलग शौक हैं। गायन कोई करता है, कोई नृत्य करता है, कोई चित्रकारी, लेखन और सिलाई करता है, किंतु इसी क्रम में नहीं करते। ए और सी को ना तो गायन पसंद है और ना ही नृत्य। बी और ई को चित्रकारी और सिलाई का शौक नहीं है। ए को लेखन और सिलाई का शौक नहीं है। डी और ई की नृत्य और सिलाई में रुचि नहीं है। डी को गायन पसंद नहीं है और सी का क्या शौक है। तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा बताया कि किसको क्या नहीं पसंद है। तो उससे आपको ये बताना है कि सी जो है वो उसकी क्या हॉबी है, वो क्या करता है। कि 5 फ्रेंड्स दे रखे हैं ए, बी, सी, डी एंड ई, तो साथ-साथ सॉल्व भी करते रहते हैं, थोड़ा टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए है हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी और ई। 5 फ्रेंड्स हैं, पाँचों के नाम लिख लिए हमने। उसके बाद अब किसको क्या नहीं पसंद है उसके अकॉर्डिंग भी हमको नोट करना है, तो यहाँ पर नोट करते चलेंगे जिससे कि ईज़ी रहेगा। ए हो गया, बी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद सी तो हमें निकालना ही है और सी के बारे में भी चीज़ें दे रखी हैं, सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर डी और ई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, जैसा-जैसा आपके क्वेश्चन में बता रहा है। ए एंड सी लाइक नीदर सिंगिंग नॉर डांसिंग। जो ए और सी हैं, उनको ना तो सिंगिंग पसंद है, ना ही डांसिंग पसंद है। तो ए और सी में यहाँ पर आप सिंगिंग लिख लीजिए। सिंगिंग इनको नहीं पसंद है और इनको डांसिंग भी नहीं पसंद है। तो ये दोनों ही चीज़ें इनको नहीं पसंद है। इसी तरह से एग्ज़ाम में बना के लिखिएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर डांसिंग भी इनको नहीं पसंद। फिर कह रहा है बी एंड ई डू नॉट हैव द हॉबीज़ ऑफ पेंटिंग एंड स्विंग। यानी कि बी और ई को ना तो वो पेंटिंग पसंद करते हैं, ना ही वो सिलाई करना पसंद करते हैं। तो बी जो है यहाँ पर पेंटिंग लिख लीजिए, बी का, और उसके बाद सिलाई भी नहीं पसंद है तो यहाँ पर सिंग भी लिख लेते हैं और साथ में डी के बारे में भी इसमें सेम, सॉरी ई के बारे में भी सेम चीज़ कहा है तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं। पेंटिंग हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा स्विंग। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि राइटिंग एंड स्विंग आर नॉट द हॉबीज ऑफ ए। यानी ए जो है को लेखन और सिलाई का शौक नहीं है, तो यहाँ पर ए को राइटिंग का भी शौक नहीं है, राइटिंग भी उसकी हॉबी नहीं है और साथ में सिलाई जो है वो भी उसकी हॉबी नहीं है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ए को क्या पसंद है, ए को पसंद हो जाएगी पेंटिंग। तो यहाँ पर हमें ए का क्लियरली पता चल गया कि ए जो है वो चित्रकारी यानी कि पेंटिंग करना उनकी हॉबी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर नॉट इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड स्विंग। डी और ई को क्या नहीं पसंद है, उनको नृत्य करना, डांस करना और सिलाई करना नहीं पसंद है। तो लिख लीजिए यहाँ पर डांसिंग हो जाएगा डी का और साथ में सिलाई करना भी यहाँ पर लिख लेते हैं और साथ में इसके बारे में कहा था, ई के बारे में कहा था, तो यहाँ पर सिलाई तो पहले भी लिखा ही हुआ है, साथ में हम इसमें और जो एडिशनल है डांसिंग हो जाएगा, उसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि डी डज़न्ट लाइक सिंगिंग। डी को सिंगिंग भी नहीं पसंद है, यानी कि वो सिंगिंग करना भी पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर सिंगिंग भी इनका हो जाएगा। अब सारी चीज़ें हमने लिख ली, अब उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर, पेंटिंग ऑलरेडी बता दिया गया था कि वो पेंटिंग ए जो है करता है बाकी सब में। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो डी जो है, डी से लेकर चलिए, इनको ना डांसिंग पसंद है, ना ही इनको सिंग करना पसंद है, यानी कि सिलाई पसंद है, ना ही सिंगिंग पसंद है और पेंटिंग ऑलरेडी अलॉट हो चुकी है ए को, ए की हॉबी हो गई। तो अब जो रिमेनिंग बच जाती है वो डी की हो जाती है। क्या रिमेनिंग बच रही है? राइटिंग, यानी कि जो डी है उसको लिखने का शौक है, तो राइटिंग अब डी का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला यहाँ पर अगर हम देखें कि बाकी कौन-सी चीज़ में आ रहा है, तो ई की अगर देखिएगा तो पेंटिंग करना इनको नहीं पसंद है, इनको सिलाई पसंद नहीं, इनको डांसिंग पसंद नहीं। तो पेंटिंग, डांसिंग और राइटिंग भी हो गया है, तो ई का क्या बच जाता है, ई को सिंगिंग पसंद आएगी, यहाँ पर सिंगिंग हो जाएगा। सिंगिंग जो है वो ई की हॉबी हो जाएगी। अब बी और सी बच जाते हैं। बी को पेंटिंग पसंद नहीं है और बी को सिलाई भी पसंद नहीं है।
तो यहाँ पर अगर ये दोनों ही चीज़ें बी को नहीं पसंद है, तो बी को क्या पसंद होगा, यहाँ पर डांसिंग आ जाएगा, क्योंकि डांसिंग ही यहाँ पर हमारा बच रहा है, बाकी सब में अगर आप देखेंगे। अब जो रिमेनिंग रह जाता है वो सी का हो जाएगा, तो क्या बच जाता है, सिलाई बच जाती है और सी को क्या पसंद है, इनको सिंग करना ही पसंद है। तो यहाँ पर अब हमें क्लियरली पता चल गया और पूछा भी क्या था कि सी की हॉबी क्या है, सी की हॉबी क्या हो जाएगी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सिलाई करना जो है वो सी की हॉबी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आप बहुत जल्दी भी कर पाएँगे, जब इसको क्वेश्चन्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी भी कर पाएँगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक-एक चीज़ को अलग-अलग लिख के अगर आप सॉल्व करेंगे तभी आपके लिए ईज़ी रहेगा, नहीं तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी। एक बार एक का निकल आएगा तो बाकी सबके लिए निकालना आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच का संबंध तत्वों में दर्शाया गया है, जिसके बाद 2 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कथन दे रखा है, ये स्टेटमेंट है। इंग्लिश में भी सेम वही चीज़ें दे रखी हैं, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज़ शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। Assuming the statement to be true, decide which of the conclusions is are definitely true. तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसको जो ये इक्वेशन बननी होती है, इसको आपको पहले सॉल्व करके लिखना होता है, उसी के बाद ही आप निकाल पाते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस कंक्लूज़न में दे रखे हैं, तो यहाँ ओ इज़ लेस दैन और इक्वल टू डी हो जाएगा या फिर ए इज़ ग्रेटर दैन एम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? एम से ही करेंगे। ओ इज़ ग्रेटर दैन एम हो जाएगा, इक्वल टू एन हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ई और वाई के बारे में कुछ भी पूछा ही नहीं गया है। जो आप स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, कंक्लूज़न देख रहे हैं सॉरी, तो वहाँ पर ई और वाई के बारे में कुछ नहीं पूछा गया। तो हम यहाँ से एन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि इन दोनों के बारे में कुछ भी पूछा ही नहीं गया है। तो यहीं से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एन इज़ ग्रेटर दैन डी हो जाएगा, ग्रेटर दैन और इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यहीं से हम इसमें अगर कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डी इज़ इक्वल टू सी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, उसके बाद एस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारी ये सॉल्व हो जाएगी। यानी कि एक लाइन में हम दोनों को कंबाइन करके लिख पाएँगे। अब कंक्लूज़न पर चलते हैं। कंक्लूज़न जो आपका कह रहा है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला कह रहा है कि डी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ओ, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये वाला से सही आपका आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट, कंक्लूज़न करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाला जो कह रहा है ए इज़ ग्रेटर दैन एम, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए जो है वो बड़ा है एम से, बिल्कुल सही है, ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं इसमें बने हुए, तो या तो आपके क्या निकल कर के आ रहे हैं, ग्रेटर की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला भी करेक्ट है। तो ये आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, बोथ कंक्लूज़न फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। निष्कर्ष फर्स्ट और जो सेकंड वाले हैं वो दोनों सत्य हैं। और यहाँ पर इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कंक्लूज़न में आपके इस रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं गया और ना ही इस इक्वेशन में हमारी कोई बॉदर कर रहा है किसी भी तरह से, तो यहाँ पर ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओ एम की पुत्री है, एन ओ का भाई है, के एन का पिता है और एफ के की माता है, तो एफ एम से किस साथ संबंधित है? बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है। इफ ओ इज़ मिस एम्स डॉटर, एन इज़ ओज़ ब्रदर, के इज़ एन्स फादर एंड एफ इज़ केज़ मदर, देन हाउ इज़ एफ रिलेटेड टू एम? बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले एक जो कह रहा है क्वेश्चन में कि ओ क्या है? एम की पुत्री है। ओ इज़ एम्स डॉटर, तो यहाँ पर इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एम को लिखा और ओ जो है वो एम की क्या है? डॉटर है, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। आप लोग जैसे भी आप लोग को करने की हैबिट हो वैसे करिए, कि जैसे कि मेरी एक आदत है कि फीमेल को प्लस से और जो मेन है उसको माइनस से डिनोट करने की, तो मुझे याद रहता है इस तरह से। आप लोग को जैसे याद रहता हो कि आप लोग जैसे मेन को अगर प्लस से लिखते हो तो वैसे याद रखिएगा, क्योंकि एक हैबिट होती है सॉल्व करने की क्वेश्चन, वो एक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो वो चीज़ आप लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि क्या है? डॉटर है, तो डॉटर है प्लस का साइन लगा देते हैं तो याद रहेगा। लिख भी सकते हैं आप कि अ, पुत्री है या डॉटर लिख देते हैं। हिंदी में से लिखना है कि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। उसके बाद एन जो है वो ओ का भाई है, तो एन जो है वो ओ का भाई है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि के एन का पिता है। अब जो के है वो एन का क्या हो जाएगा? पिता है, फादर है।
तो अगर ये फादर हो जाएँगे तो सिंपल सी बात है माइनस से ये क्या हो जाएँगी, इनकी वाइफ हो जाएँगी। एम जो है वो के की क्या हो जाएँगी, वाइफ हो जाएँगी, तो ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि एफ जो है वो के की माता है, यानी कि जो एफ है, वो के की कौन है? मदर हैं, तो ये प्लस का साइन हो गया और माता। तो अगर ये इनकी मदर हैं, तो ये इनकी एम की क्या हो जाएँगी? मदर इन लॉ हो जाएँगी। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एम से किस तरह संबंधित है? एफ जो है वो एम से किस तरह संबंधित है? क्या हो जाएँगी? मदर इन लॉ सास हो जाएँगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, वैसे ब्लड रिलेशन के बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन हैं फर्स्ट और सेकंड प्रत्येक को जानकारी सहित दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन-सा कथन जो है वो प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। आपको क्या बताना है ए का मूल या मान क्या है? पहले हिंदी में देख लीजिए फिर इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखेंगे फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, आपको इनसे ए की वैल्यू आपको ये देखना हो सकता है दोनों अलग-अलग ए की वैल्यू बता सकें, मिला करके बता सकें या हो सकता है किसी एक से ए की वैल्यू निकल ही नहीं सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। इंग्लिश में अगर देखिएगा तो भी वही चीज़ दे रखी है कि गिवन बिलो इज़ अ क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड ईच कंटेनिंग सम इन्फॉर्मेशन डिसाइडेड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? इसको सॉल्व करना अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले से अगर हम सॉल्व करके ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बहुत ही ईज़ी सा है या आपकी इक्वेशन ईज़ी सॉल्व कर सकते हैं आप। 2a दे रखा है प्लस हो जाएगा 2b इज़ इक्वल टू क्या दे रखा है 4 माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस b कुछ इस तरह से दे रखा है। अब इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं हम तो बहुत ही ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर मैं आप लोग को बताए दे रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई पहले इससे हो जाएगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा। उसके बाद प्लस में आएगा क्योंकि ये माइनस में दे रखा था तो 2b हो जाएगा। इसके बाद इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2a इधर है, इधर से ये 2a माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4a बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे इसमें हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस जो चीज़ें आपकी दे रखी थी प्लस 2b हो जाएगा, ये वाला 2b हो जाएगा। उसके बाद इधर प्लस से जो है इस साइड आकर के माइनस 2b हो जाएगा। उसके बाद इसमें आगे आप सॉल्व करेंगे तो 4a है, 2b क्या हो जाएगा माइनस माइनस कुछ नहीं बचेगा 4 ही रहेगा। a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ईज़िली a की वैल्यू निकाल ली। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है तो देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा इससे वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसमें अगर आप लिखेंगे भी तो ए की मल्टीपल वैल्यू निकल कर के आएँगी, एग्ज़ैक्टली ए की आपकी कोई सही वैल्यू निकल कर के नहीं आ पाएगी। तो इसलिए क्या है हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। अगर लिखते भी हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ये इक्वेशन जो होगी इसमें मल्टीपल वैल्यू निकल के आएगी। a प्लस 3b है इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप आगे सॉल्व करने जाइएगा तो 3b है, उसके बाद a माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि a यहाँ पर है 2a है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो सिर्फ a बचेगा। उसके बाद -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आप सॉल्व करेंगे तो a हो जाएगा और 3b प्लस में क्या आएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो मल्टीपल वैल्यूज़ जा सकती हैं, तो एग्ज़ैक्टली a की वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर में अगर हम देखें कि क्या करेक्ट आंसर हमारा होगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन नहीं, दोनों को मिलाने की नीड ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ हमें सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो सेकंड वाला जो कह रहा है कौन-सा करेक्ट इसमें हो जाता है हमारा फोर्थ वाला करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज़ सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट 2 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। केवल जो आपका स्टेटमेंट 1 है वही काफ़ी है आंसर देने के लिए, स्टेटमेंट 2 से आप आंसर नहीं निकाल सकते। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो टाइम टेकिंग भी ले रहेंगे। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप आंसर निकाल पाएँगे, वरना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी रहेगा। ऐसे आप देख कर भी थोड़ा-सा आइडिया लगा सकते थे कि आंसर निकल सकता है या नहीं निकल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन हैं फर्स्ट और सेकंड प्रत्येक को जानकारी सहित दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन-सा से कथन प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त हैं। ए, बी और सी की आयु का कुल योगफल जो है वो 65 वर्ष है। बी की आयु क्या है? यहाँ पर कह रहा है बी ए से 15 वर्ष छोटा है, सी 40 वर्ष का है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें
आपको बी की आयु जो है क्या अकेले ए से पता चल जाएगी या अकेले सेकंड से पता चल जाएगी या कंबाइन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर तीनों की कंबाइंड जो है वो 65 बताई हुई है कि तीनों की कंबाइंड कितनी है 65 है। तीनों को योग अगर करते हैं A+B+C तो 65 वर्ष निकल के आती है और बी जो है वो ए से 15 वर्ष छोटा है तो इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं और सी जो है 40 वर्ष का है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तभी हम निकाल पाएंगे बी की आयु, एक अकेले से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें कि क्या करेक्ट आंसर होगा तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। दोनों कथन पहला और दूसरा इकट्ठे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की नीड नहीं है, खाली आप देख कर भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन बनाना आती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक सिर्फ अकेला सिंगल हमें इसका आंसर नहीं बता पाएगा। इंग्लिश में भी देखना चाहिए तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वही क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज द क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड each containing some information, decide which of the statement is are sufficient to answer the question. The sum of ages of A, B and C is 65 years. What is B's age? B is 15 years younger than A, C is 40 years old. यहाँ पर भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ी-सी भी समझ में आती है कि किस तरह बनाई जाती है, सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों की नीड होगी, तभी हम इस आंसर को निकाल पाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके स्टेटमेंट दे रखा है। उससे रिलेटेड जो है वो कन्क्लूज़न समझ लीजिए एक तरह दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या सही है। पहले हिंदी में देख लीजिए, फिर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद कार्यवाही की 2 योजनाएँ हैं, प्रथम और द्वितीय। ये मानते हुए कि कथन में दी गई पूरी जानकारी सही है, निर्णय कीजिए कि दी गई दोनों कार्रवाई की योजनाओं में से कौन-सी तार्किक रूप से करने योग्य होंगी। तो क्या कहा है कि आरटीई अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, यानी कि जो राइट टू टेक इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम होने के बाद भी क्या है, अनेक बच्चे क्या हैं, अभी भी उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, वंचित हैं उससे। तो कार्यवाही की योजना क्या है? सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए या फिर प्रवर्तन मतलब ये है कि उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए या फिर शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों के माता-पिता को सज़ा दी जानी चाहिए कि शैक्षिक रूप से यानी कि जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो उनके पेरेंट्स को जो है पनिश करना चाहिए कि वो बच्चों को अभी तक शिक्षा क्यों नहीं दिलवा पाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो पहला वाला पॉइंट तो सही कह रहा है कि कार्रवाई जो करें हम, तो उसमें चेंजेस करना चाहिए। लेकिन सेकंड वाला जो है कि उनको सज़ा पनिश करना, ये आपको देखने से ही थोड़ा-सा इनकम्प्लीट लग रहा है, उससे रिलेटेड नहीं है, जो यहाँ पर कथन स्टेटमेंट दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा ओनली वन ही क्या होगा, करेक्ट होगा, केवल फर्स्ट जो है वही कार्रवाई की जाएगी। इंग्लिश में देखिए अगर क्वेश्चन को तो डिस्पाइट द आरटीई एक्ट मेनी चिल्ड्रन आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, सॉरी कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होगा, गवर्नमेंट शुड इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ आरटीई एक्ट या फिर पेरेंट्स ऑफ एजुकेशनली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। तो ये वाले क्वेश्चन तो बोनस क्वेश्चन कहेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको देखकर ही आंसर पता चल रहा है इज़िली। नेक्स्ट वाले में भी यहाँ पर कथन है और तर्क दे रखा है। क्या कथन है कि एड्रेनालाइन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जो एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार कि एड्रेनलिन हार्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन्स। तो ये वाला पॉइंट तो सही कह रहा है। रीज़न क्या उसका दे रखा है कि एड्रेनालाइन इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, कि इससे क्या होता है मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और ये इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। तो क्या इसमें करेक्ट हो जाएगा? तो फोर्थ वाला ही करेक्ट होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है कि क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंटली प्रोवाइड कराता है जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पर आपके कुछ तत्वों के बीच संबंध, वैसे ही क्वेश्चन जैसे कि अभी हमने सॉल्व किया था वैसा ही है, जिसके बाद वो निष्कर्ष दे रखे हैं। अब आपको उसको देख कर के बताना है कि जो निष्कर्ष हैं वो सही है या नहीं सही दे रखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सेम वैसा ही इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। अज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, डिसाइड व्हिच ऑफ द कंक्लूजन्स इज द डेफिनेटली ट्रू। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व कराया ही है।
तो जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन-सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जिन बच्चों का करेक्ट होगा नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रीज़निंग की आएगी, अभी आपके कुछ 1-2 पेपर्स बचे हुए हैं जिनकी रीज़निंग अभी सॉल्व नहीं कराई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के अभी अपलोड नहीं किए, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहने वाली है, तो वहाँ पर मैं उन बच्चों के नाम ज़रूर से बताऊँगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके क्या करेक्ट है उसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी से उसके स्कूल दक्षिण दिशा की ओर लेकर जाती है जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल से वह पश्चिम की ओर बाजार की ओर मुड़ती है जो स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। बाजार के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 11 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंचती है। उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा की ओर है? तो क्वेश्चन आपको जो दे रखा है बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कैसे करना है आइए देखते हैं, सॉल्व भी करते चलते हैं। सोनाली ड्रोव हर सन टू हिज स्कूल टुवर्ड्स साउथ व्हिच इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल से काम कर लेते हैं, बेसिक वाला ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। उसके बाद क्या कहा है कि साउथ की तरफ जा रही व्हिच इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। जो बच्चा जो उसका सन है, उसका स्कूल जो है वो कहाँ पर है? वो साउथ की तरफ है, तो कितना चल रही है टोटल वो? वो चल रही है टोटल 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 5 के हम लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि शी टर्न वेस्टवर्ड टुवर्ड्स द मार्केट। स्कूल पहुँचने के बाद वहाँ से वो हाँ, वेस्ट की साइड में मार्केट के जाने के लिए टर्न लेती है और कितना चलती है 1 किलोमीटर। तो वेस्ट की तरफ जा रही है, इस तरफ जाएगी, कितना चलना है उसको 8 किलोमीटर कह रहा है, तो इस यहाँ से वो 8 किलोमीटर यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आकर वो कहाँ पहुँच रही है? मार्केट की तरफ। उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर द मार्केट शी टर्न टू हर राइट एंड ड्रोव 1 किलोमीटर मोर। यहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या कर रही है? राइट टर्न ले रही है और 1 किलोमीटर और चलती है। तो राइट टर्न ऊपर की तरफ जाएगा, 1 किलोमीटर सिर्फ यहाँ पर 1 ही किलोमीटर है, तो इतना ही केवल हम आगे वो जाएगी। उसके बाद कह रहा है एंड देन टूक अ राइट टर्न अगेन एंड कवर्ड 11 किलोमीटर टू रीच हर ऑफिस। अब यहाँ से वो राइट टर्न, तो यहाँ पर पहुँचने वाला राइट टर्न इस तरफ को होगा और कितना चल रही है? 11 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पर ऑफिस पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ रहा है उसको? 11 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 11 किलोमीटर्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसका ऑफिस हो जाता है। उसके बाद कह रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज़ हर ऑफिस फ्रॉम द हाउस। तो यहाँ पर कितनी दूरी पर है उससे, ये उसका घर था, यहाँ पर उसका घर था, उसके घर से उसका ऑफिस की दूरी और दिशा क्या है ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपको इसका डिस्टेंस जो है वो बताना है। तो सिंपल सा है, यहाँ तक आपका 8 किलोमीटर है, ये टोटल 11 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर हो जाता है। 11 में से 8 को लेस करिएगा, कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर आ जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 नहीं लिया जाएगा, अगर आपने 5 ले लिया तो यहीं पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5 किलोमीटर ही, क्योंकि 1 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर का है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये भी, क्योंकि आपको पता है कि आमने-सामने की जो होती है डिस्टेंस वो बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर है, तो ये आप कितना बच रहा है? 4 किलोमीटर ही हो रहा है। तो ये हमको इसकी निकालनी है वैल्यू कि कितनी आ रही है। कैसे निकालेंगे? वही चीज़ है जो भी थ्योरम बताया था मैंने, उसका यूज़ करिएगा, वैसे ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे। के स्क्वायर हो जाएगा इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा एल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लगेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि 5 किलोमीटर यहाँ पर 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। वो कहाँ पर है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किससे से रिलेटेड हमारी पूछी गई है? उसका कार्यालय उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में? तो ये ऑफिस हो गया और ये घर हो गया। तो यहाँ से वो चली थी, अगर यहाँ पर इसका डायरेक्शन आप मान लेते हैं तो अभी वो कहाँ पर हो जाएगी? यहाँ पर। ये उसका डायरेक्शन है, ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा? ये हो रहा है साउथ ईस्ट में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जहाँ से भी वो चलता है उसको सेंटर में ले लिया जाता है और उसके बाद हम अपना फिगर बनाते हैं। और जिस डायरेक्शन में अभी वो है उससे इसका डायरेक्शन देख लीजिएगा सेंटर का, आपको आंसर मिल जाएगा कि कहाँ पर हम किस डायरेक्शन में भी अभी वो है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। खुद भी आप लोग सॉल्व करते जाइए साथ-साथ और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। इस टाइम बिल्कुल लास्ट मोमेंट है आपके आपके लिए, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आपको वीक लग रहा हो अभी भी, तो ज़्यादा कोशिश करिए कि उसमें अच्छे से और अच्छा प्रिपेयर करिए। और अगर कुछ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपने नहीं छुआ है, तो आप उस पे टाइम वेस्ट मत करिएगा। कोशिश करिए बाकी चीज़ों को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर वो एक क्वेश्चन चला भी जाता है तो कोई बात नहीं। वरना अगर नए सिरे से कुछ सीखने चलिएगा या कुछ पढ़ने बैठिएगा तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस आरेख की पहचान कीजिए जो माताओं, स्त्रियों व स्नातकोत्तरों में संबंध सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मदर्स, वुमेन, पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ में रिलेशन बताना है, ये वेन डायग्राम दे रखे हैं, आपको बताना है। जो मदर हैं, वुमेन हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मदर कौन होंगी? जो वुमेन होंगी, सिंपल सी बात है। जो स्त्रियाँ हैं वही माताएँ होंगी और वो स्नातकोत्तर भी हो सकती हैं। तो उसको हम कैसे बनाएँगे? किस तरह से कौन-सा फिगर आपका करेक्ट होगा? तो सेकंड वाला अगर आप देखते हैं, इस फिगर को हम देखते हैं तो कुछ इसी तरह तो बनाएँगे ना कि ये माताएँ हो गई और ये सभी माताएँ क्या हैं? ये स्त्रियाँ भी हैं। तो ये अगर हो जाएगा आपका वुमेन का और ये हो जाएगा किसका? ये हो जाता है मदर्स का। तो उसके बाद कह रहा है स्नातकोत्तर, तो दोनों ही हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह से ये वाला हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट का जो पीजी है। तो कौन-सा वाला फिगर आ रहा है? बी वाला फिगर आ रहा है, सेकंड वाला। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। क्योंकि जो माताएँ हैं वो भी पीजी हो सकती हैं और जो स्त्रियाँ हैं वो भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी होते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। उस पद का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे और दी गई श्रृंखला को पूर्ण करता हो। सिलेक्ट द टर्म दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट्स द गिवन सीरीज। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस पेपर में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं इस क्वेश्चन पेपर में, जो भी आपके सिलेबस में है। तो सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छा-सा क्या हो जाना है, रिवीजन हो जाना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने, अब देखने में आपको लग रहा होगा कि सारी चीज़ें यहाँ पर डिजिट नंबर्स भी दे रखे हैं और अल्फ़ाबेट्स भी दे रखे हैं, तो कैसे इसे सॉल्व करना है? सबसे पहला काम जो करना है इसको लिख लीजिए। अच्छे से हम इसको क्लियर लिख लेते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, देखने में आपको बड़ा-सा लग रहा होगा। अभी जिसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले इसको एज़ इट इज़ इसी तरह से नोट कर लीजिए। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। सारी ही प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं, उनको बहुत अच्छे से बार-बार रिवीज़न कर लीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन्स आपको डेफ़िनेटली देखने को अपने एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो इसलिए उसको अच्छे से रिवीज़न कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट वाला हो जाता है हमारा ज़ेड है, 17 है और एफ हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये सीरीज़ बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो नंबर्स दे रखे हैं, अगर 47 और 45 को आप देखेंगे तो क्या हुआ है, -2 हो गया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं 45, 41 तो क्या हुआ है, माइनस का 4 हो गया है। तो यहाँ पर अगर एक सीरीज़ जो जा रही है, अगर यहाँ पर देखेंगे 27 से 17 तो कितना माइनस का हो गया, 10 हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर 6 और 8 आ जाता है, तो ये आपकी सीरीज़ एक इक्वल हो रही है, एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास 6 अगर हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, तो कितना होगा, 41 में से 6 को अगर आप घटाते हैं, उसको हम लेस करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर निकल कर के 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा है वो 35 हो सकता है। तो अगर 35 में से 27 को आप करेंगे तो कितना आ रहा है, 35 में से अगर 27 को लेस करते हैं तो निकल के हमारा -8 आता है। तो यहाँ पर 35 ये आपको पता चल गया कि 35 होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर 38 ये भी बाहर हो जाता है, ये भी बाहर हो जाता है। अब सेकंड और थर्ड ये ऑप्शंस 2 आपके पास बचते हैं जिसमें से आपको आंसर देखना है अपना। तो इसके लिए सबसे पहले अब हमें इसके बाद की सीरीज़ को देखना होगा। ये खाली मैं आप लोग को तरीका बता रही हूँ कि कैसे आप जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। ऐसे आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप ये स्मार्ट टेक्निक यूज़ करिए। हो सकता है अगर दूसरा कोई यहाँ पर 35 से ना दे रखा होता तो आपका आंसर यहीं से निकल आता, आपको आगे देखने की नीड ही नहीं होती। फिर आप देखेंगे ए और बी में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसके बाद अगर बी और ई में देखिएगा, तो A1 होता है, B2 होता है, E5 होता है। पहले भी मैंने आप लोग को ये तो बता ही चुकी हूँ, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर आपको पता ही होगा कि इसको इस तरह से आपको याद ज़रूर से करना है। तो बी और ई जो है 5 है और ये सेकंड होगा तो +3 हो जाएगा, डिफरेंस अगर हम देखें इसका।
उसके बाद अगर ये यहाँ पर हम Q और Z में देखेंगे तो Q क्या हो जाएगा? Q की 17 होती है और Z की क्या हो जाती है? 26 हो जाती है। तो 26 में 17 आप लेस करिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ किस तरह से अगर आप देखेंगे चल रही है तो ये डिफ़रेंस अगर यहाँ पर हमारा ये जो डिफ़रेंस यहाँ पर आना चाहिए, अगर ये +5 का कर देते हैं और यहाँ पर का जो डिफ़रेंस हमारा होगा, अगर ये हम अ, 7 का कर दें, तो ये आप देखेंगे 2-2 से सीरीज़ क्या हो रहा है, 2-2 नंबर से सीरीज़ आगे बढ़ती जा रही है। तो ये एक हमारा सही हम दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो +5 यहाँ पर ऐड कर लीजिए, E5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर J आ जाएगा। सिंपल सी बात है, J जो होता है, J10 होता है, तो यहाँ पर आपका J आ जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हैं तो यहीं से आपको आंसर मिल जाता है अपना कि जो थर्ड वाला है उसमें जे दे रखा था और ये जो सेकंड वाला है वो उसमें एच दे रखा है जो कि गलत है। तो इस तरह से आप इज़िली यहीं पर से अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपको आगे देखने की नीड नहीं होगी, यहीं से इज़िली आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर जो 7 आ रहा था उसको भी आप क्लियर कर लीजिए, J10 है और यहाँ पर Q17 है। तो अगर लेस करिएगा तो कितना आएगा? तो आप लेस करने पे आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है तो प्लस का 7 आ रहा है। तो ये वाला हमारा जो भी तरीका से हम निकाल रहे थे, आंसर आपका ईज़िली यहीं से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आसान-आसान से धीरे-धीरे आपको समझाया है। जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत जल्दी-जल्दी कर सकते हैं, टाइम वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है। इसके बाद वाला आपको निकालने की नीड ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नंबर सीरीज से रिलेटेड है। उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करे और दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती हो। सिलेक्ट द नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट्स द गिवन सीरीज। क्या सीरीज दे रखी है पहले साफ-साफ यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना। वैसे बहुत ईज़ी है, देखकर ही बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका। 39 हो जाएगा, 68 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर हमको निकालना है। फिर आ जाएगा 150। सबसे पहले तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहला काम जो है वो डिफरेंस से चला करिए। वो सब कभी-कभी बहुत ही ईज़ी डिफरेंस से ही आंसर निकल आता है। 29 में से 18 लेस करेंगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 68 में से 39 लेस करेंगे 29 आएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आगे हम ये देखते हैं कि क्या आपस में कुछ उससे रिलेशन निकल रहा है, तो कोई रिलेशन अभी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें दिख रही है कि इनके बीच जो डिफ़रेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, वो आपका 8 का डिफ़रेंस आ रहा है। यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो अगर हम इसी को फ़ॉलो करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भी डिफ़रेंस 8 का ही लेते हैं, तो 29 में अगर आप 8 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 37 आएगा। तो ये वाला जो होगा इसमें 68 में आपको 37 ऐड करना है। 68 में 37 को अगर आप ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 105 आएगा, 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हमारा कितना निकल के आ रहा है, 105 निकल के आ रहा है। लेकिन आप आगे भी चेक कर सकते हैं कि जो अभी आपने आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है। तो इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 45 आएगा। तो अब क्या 37 और 45 के बीच भी अगर डिफरेंस 8 का आ रहा है, तो जो भी मेथड से हम चल रहे थे वो मेथड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीच बिल्कुल इसके बीच का डिफरेंस भी 8 का ही हमारा आ रहा है, यानी कि जो 105 हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। तो इस तरह से आप आंसर को अपने चेक भी कर सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो उसी पैटर्न पे अगर फॉलो हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी से होते हैं, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पक्षी हैं P, Q, R, S, T, U, V और N उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एस एन के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, आर और यू किसी छोर पर नहीं है, किंतु वे क्रमशः क्यू और टी के पड़ोसी हैं। एन पी के बाईं ओर अगले स्थान पर बैठा है और पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा हुआ है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर भी पूरी वीडियो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी। अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं देखी है ज़रूर से देख लीजिएगा कि 8 बर्ड्स हैं यहाँ पर are sitting in a row facing north. T is 4 to the left of P, S is 4 to the right of N, R and U are not sitting at the end but are neighbors of Q and T respectively. N is next to the left of P and I is the immediate neighbor of Q who is sitting on the extreme right. आपको बताना है कि सबसे अंत में दाईं ओर कौन बैठा है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको अलग से पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर जो साथ में बैठने के यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आर और यू किसी छोर पे नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर पे आर और यू नहीं होंगे। ये चीज़ है, किसी भी कॉर्नर पे क्या है नहीं होंगे वो।
उसके बाद कह रहा है किंतु वे क्रमशः Q और T के पड़ोसी हैं, यानी कि R जो है वो Q का है। R और Q जो है वो साथ में होंगे और जो नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है U और T जो है ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों साथ में होंगे। उसके बाद और बाकी कोई कंडीशन जो दे रखी थी वो इसमें कि P Q का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि P और Q भी क्या है, साथ में आस-पास ही बैठे हैं, निकटतम पड़ोसी नेबर है उसका। एनपी के बाईं ओर अगले स्थान पे, तो जो हम आंसर अपना निकालना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि टी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पर अगर आप पी क्यू को प्लेस करते हैं पी के बाईं ओर, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जब हम देखेंगे तो इधर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ प्लेस जो है वो टी की हो जाएगी। यहाँ पर टी की फोर्थ प्लेस हो जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एस एन के दाईं और चौथे स्थान पर है। आर जो है वो यू किसी छोर पर नहीं है, किंतु वह क्रमशः क्यू और टी के पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर यू जो है वो टी का पड़ोसी है, तो यहाँ पर अगर हम यू को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है, हो सकता है इसके आगे भी कोई आए, लेकिन हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं अपनी, तो हम यू को अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं, किंतु ये क्रमशः क्यू और टी के पड़ोसी हैं, तो ये वाली फुलफिल हो जाती है। अब क्यू कहाँ पर है, अभी एग्जैक्टली हमें क्लियर नहीं है, तो उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर है एन पी के बाई और अगले स्थान पे, एन जो है वो पी की, तो पी की यहाँ पर प्लेस है, एन कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ है, अगले स्थान पर बैठा है, यानी कि क्या कहने का मतलब है कि तो एन की प्लेस क्या हो जाएगी, ये एन की प्लेस हो गई। उसके बाद कह रहा है कि अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपके क्वेश्चन में कही थी कि ये पी जो है वो क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर एन हो गया तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है। तो ये 2 कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाती हैं। अब जो कह रहा है कि आर और क्यू साथ में बैठेंगे, तो यहाँ पर आर इधर आ नहीं सकता, तो आर किधर आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। अब हमने एक चीज़ ये देखने को आपको हो गई कि आर जो है वो सबसे एंड में नहीं, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप आर और क्यू जो है वो दोनों ही किसी भी छोर पे नहीं बैठे हैं, किसी भी कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर एक और प्लेस होगी और टोटल कितने थे, 8 पक्षी हैं, 8 बर्ड्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, तो यहाँ पर ये आपकी पूरी जितने भी बनते हैं, जितने भी प्लेस होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आपसे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो है उनको भी प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एस जो है वो एन के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो एस जो है वो एन के, एन यहाँ पर है, एन का राइट साइड इधर हो जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगी, एस की प्लेस हो जाएगी। अब रिमेनिंग जो रह जाता है वी, वी के बारे में कुछ भी अलग से नहीं बताया था और ये हो जाएगी वी की प्लेस। तो अब हमने देखा कि जितनों के बारे में भी 8 वर्ड्स थे, सारी जो कंडीशंस थी वो भी सारी फुलफिल हो जाती हैं। आर और यू जो है वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, पी क्यू के साथ में ही है, आर क्यू के साथ में है और यू और टी भी साथ में है। तो यहाँ पर सारी ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती हैं। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा है? तो दाईं ओर सबसे अंत में कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 है। बहुत ही ईज़ी से क्वेश्चन्स होते हैं, बस इस तरह से जो कंडीशन आपके क्वेश्चन में दे रखी हों, उनको लिख लीजिए और जो भी बिल्कुल क्लियर लाइन हो, वहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। जिससे ज़्यादा रिलेटेड हो या जिससे ज़्यादा चीज़ें आपकी बन रही हों, वहाँ से शुरू किया करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 डॉक्टर हैं एन, एम, क्यू और पी और 4 नर्सेज़ हैं ए, बी, सी और डी। एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर एक-दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। कोई भी 2 नर्सें अथवा 2 डॉक्टर एक साथ नहीं बैठेंगे। मीन्स कहने का ये हो जाएगा एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगी, फिर एक डॉक्टर, फिर एक नर्स। पी, डी और सी के बीच में है और एम के सामने है। ए, एम और एन के बीच में और सी के सामने बैठी है। बी जो है वो क्यू के दाईं ओर बैठी है और एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको उसको ये बताना है कि एक सर्किल है, सबसे पहले तो सर्किल ले लीजिए क्योंकि वृत्ताकार मेज़ है एक, तो सर्किल है। इसके चारों तरफ लोग बैठे इसके चारों तरफ क्या है, डॉक्टर और नर्सेज़ बैठी हुई हैं। यहाँ पर याद रखना है आपको कि कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लेस करना होगा। कितने लोग हैं? 8 हैं, तो सबसे पहले 8 प्लेसेस हम जो है बना लेते हैं, तो ईज़ी रहेगा यहाँ पर कि 8 प्लेस हमारी बन जाती हैं। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है कि 4 डॉक्टर्स एम, एन, एम, क्यू एंड पी, ये 4 डॉक्टर हैं एंड 4 नर्सेज़ हैं ए, बी, सी एंड डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग ईच अदर। नो टू नर्सेज़, या फिर ये तो वही चीज़ का बताया हुआ है कि 2 नर्स और 2 डॉक्टर एक साथ नहीं होंगे। पी हू इज़ सिटिंग बिटवीन डी एंड सी,
सबसे पहले हम यहीं से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। जो P है वो D और C के बीच में बैठा हुआ है और P कौन है? P जो है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो P की प्लेस होगी, अगर हम P को यहाँ पर प्लेस करते हैं, P को अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं तो D और C के बीच में है तो ये D हो जाएगा और ये C, और ये याद रखने के लिए कौन डॉक्टर है। तो अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं P को डॉक्टर को माइनस से और जो नर्सेज़ हैं उनको प्लस से। तो यहाँ पे आपको ये याद रहेगा कि कोई 2 लोग एक साथ नहीं बैठे हैं और आपका आंसर सही है। बाकी ये तो आपको याद ही होगा, कई बार मैंने बताया है, इधर चलेगा तो लेफ्ट हो जाएगा, इस तरफ से चलेंगे तो राइट हो जाएगा। ये तो कई बार आप लोग को बता भी चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि P who is sitting between D and C is facing M, यानी कि P जो है वो M के सामने है, तो यहाँ पर M की प्लेस हमें क्लियर हो जाती है कि P और M क्या है, आमने-सामने बैठे हुए हैं और M भी क्या है, डॉक्टर हैं, तो इसको भी हम माइनस से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि A is sitting between M, यानी कि जो A है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, M और N के बीच में है। A जो है वो M और N के बीच में C के सामने बैठी हुई है। तो M और N, तो यहाँ पर अगर हम A को यहाँ पर प्लेस करते हैं और N की प्लेस तो हमारी ये वाली हो जाएगी और N के इसके जस्ट सामने यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा था कि A के सामने कौन है, C, तो A के सामने C, ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। अगर हम इधर से लेकर के चलते A यहाँ पर होता तो यहाँ पर A के सामने कौन हो जाता, D, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता। तो इस तरह से ये वाली चीज़ जो है हमारी एग्जैक्टली क्लियर हो जाती है, जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कही हुई है। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट कंडीशन थी कि B Q के दाईं ओर बैठी है और N के बाईं ओर। तो बाईं और तीसरे स्थान पे, तो जो B हैं यानी कि जो B नर्स हैं वो N के बाईं ओर लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पे हैं। तो यहाँ पर N है तो N का लेफ्ट इस साइड में आ जाएगा, थर्ड प्लेस हो जाएगी ये, तो यहाँ पर B की पोजीशन हो जाएगी और B जो है वो Q के दाईं ओर बैठी। तो अगर Q यहाँ पर प्लेस होता है यानी कि जो Q डॉक्टर हैं यहाँ पर प्लेस होते हैं, तो Q का जो राइट साइड होगा वो B हो जाएगा, तो ये वाली हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो अब अगर आप देखेंगे NB क्या थे, डॉक्टर थे, A जो है वो नर्स हो जाएँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नर्स हो गया, नर्स हो गया, नर्स है और ये भी नर्स। और उसके बाद डॉक्टर्स भी, यानी कि जो 2 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे वो भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट सही हो जाएगा, यानी कि जहाँ जिस तरह से आपने सेटिंग की है सबकी, वो आपका आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि A और B के बीच में कौन बैठा है, तो A हो गया और ये हो गई B, बीच में कौन हो जाएगा, M, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और जब भी 2 लोग हों तो उनको कोई भी साइन जो है कि उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ बना लीजिए या लिख लिया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन में याद रहे और यहाँ पर ये मिस्टेक ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। उसके बाद घर आके लगता है कि बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन था, गलत कैसे हो गया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, बहुत ही ईज़ी सा छोटा-सा क्वेश्चन है। यदि A प्लस B का अर्थ क्या है? B A की पत्नी है, A माइनस B का अर्थ है A B की माता है, A इंटू B का अर्थ हो जाएगा कि A B का पुत्र है। तो दी गई अभिव्यक्ति ये जो दे रखा है इसमें P S से किस तरह संबंधित है, आपको ये बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। कई बार मैं आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस बता भी चुकी हूँ कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सीधे-सीधे हम लिख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। उसके बाद माइनस का मीनिंग क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, पहला क्या है? तो P इंटू Q का क्या मतलब हो जाएगा? तो क्वेश्चन में जो आपके दे रखा है कि A इज़ द सन ऑफ B, यानी कि जो Q है सॉरी जो P है वो Q का सन है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा P, और ये क्या है? सन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा है कि Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? वाइफ है, यानी कि Q जो है R। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि B इज़ द वाइफ ऑफ A, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये जो सेकंड वाला है वो A की वाइफ है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन में आपके यहाँ पर R है, वो Q की पत्नी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए इस तरह से पलट भी देते हैं, मोस्टली जो लिखा होता है वो A B की पत्नी है या A इज़ द वाइफ ऑफ B लिखा होता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने B इज़ द वाइफ ऑफ A लिख दिया है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, यानी कि R जो है वो फीमेल है और यहाँ पर ये Q जो है वो मेल हो जाएगा। ये क्या है? वाइफ हो जाएँगी और ये हस्बैंड होंगे। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा आंसर।
उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि आर माइनस एस, तो माइनस से क्या मतलब है मदर, ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहाँ पर इसके बारे में दे रखा है एस के, तो एस क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएंगी, एस की मदर हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है कि पी एस से किस तरह संबंधित है, पी इज रिलेटेड टू एस, तो पी और एस क्या है, सिंपल सी बात है। एस के बारे में तो मैं नहीं बताया कि एस डॉटर है या सन है, लेकिन पी के बारे में हमें क्लियर है कि वो सन है। तो पी एस से कैसे संबंधित है, सिंपल सी बात है, उसका भाई है, ब्रदर है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी इजी से हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन जो ट्विस्ट था वो यही वाला ट्विस्ट था, तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत हो सकता है कि बी ए की पत्नी, यानी कि बी इज द वाइफ ऑफ ए, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा था तो इससे रिलेटेड था नहीं, मेन इन दोनों के बारे में बताना था। तो अगर आपने इन दोनों के बारे में क्लियरली, क्योंकि दे रखा था, इसकी नीड नहीं थी, लेकिन अगर इसकी नीड होती तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये सारे पॉइंट्स को नोट ज़रूर से करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। इसमें भी आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या दे रखा है कि सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं, सभी अध्यापक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो निष्कर्ष यहाँ पर दे रखे हैं, सभी ईमानदार व्यक्ति अध्यापक हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति अध्यापक हैं। तो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। Two statements are given followed by two conclusions numbered first and second, assuming that the information given in statement is true. यहाँ पर देख लीजिए स्टेटमेंट डायरेक्टली, all teachers are good human beings, all teachers are honest people. तो कंक्लूजन क्या है कि all honest people are teachers, some good human beings are teachers. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर भी सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, तो टीचर दोनों में कॉमन है, तो पहले हम टीचर को ही लेकर के चलते हैं। यहाँ पर अगर टीचर ये हो जाएगा, अध्यापक की बात की जा रही है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर गुड ह्यूमन बीइंग, जितने भी टीचर्स हैं वो क्या है, वो सभी अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये ह्यूमन बीइंग हो जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल टीचर्स आर ऑनेस्ट पीपल, और सारे ही टीचर्स क्या हैं, ऑनेस्ट भी हैं। तो यहाँ पर इसको इधर से भी हम, इसमें ये आ जाता है कि सारे टीचर ऑनेस्ट भी, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं वो ऑनेस्ट भी हैं और ह्यूमन बीइंग भी हैं। अब कंक्लूजन देख लीजिए, ऑल ऑनेस्ट पीपल आर टीचर, जितने भी ऑनेस्ट पीपल हैं क्या वो टीचर हैं, गलत हो जाएगा। सारे ऑनेस्ट पीपल तो टीचर नहीं है, कुछ हैं, सम होता तो करेक्ट हो जाता, ऑल है इसलिए ये गलत है, ये वाला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि सम गुड ह्यूमन बींग्स आर टीचर, कुछ अच्छे ह्यूमन बींग जो हैं वो टीचर हैं। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा कि कुछ ह्यूमन बींग जो है, जो अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं वो टीचर्स हैं, तो ये वाला करेक्ट है। तो इसमें सेकंड सिर्फ कंक्लूजन करेक्ट है और जो फर्स्ट वाला है वो गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर देखिएगा तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल सेकंड वाला ही फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3 फलों के समुच्चय का चयन किए जाने की जरूरत है। इन फलों का चयन 7 फलों केला, सेब, शरीफा, गूसबेरी, अनानास, आलू बुखारा और आम में से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर किया जाना है। यदि सेब या आम का चयन किया जाता है तो उनमें से दूसरा भी क्या होगा, चुना जाना चाहिए। शरीफा और अनानास को एक साथ नहीं चुना जाएगा, या तो शरीफा अथवा आम या दोनों को अवश्य चुना जाना चाहिए। यदि अनानास को चुना जाता है तो निम्नलिखित अन्य किन 2 फलों को भी चुना जाना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 fruits needs to be chosen. The fruit must be chosen from 7 fruits: banana, apple, custard apple, gooseberry, pineapple, plum and mango on the following condition. अब कंडीशन क्या है उसको नोट करना है आपको। इफ एप्पल और मैंगो इज चूजन, द अदर वन मस्ट ऑल्सो बी चूजन। अगर हम एप्पल या मैंगो में से किसी एक को चूज करते हैं तो दोनों को, यानी कि एप्पल को चूज करना है तो मैंगो को भी करना है, मैंगो को चूज करना है तो एप्पल को भी चूज करना है। तो इस तरह से अगर आप पहली कंडीशन जो यहाँ पर कह रहा है कि एप्पल और मैंगो साथ में आएंगे, समझ लीजिए यहाँ पर एप्पल प्लस मैंगो, ये दोनों चीजें साथ में रहनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि कस्टर्ड एप्पल एंड पाइनएप्पल कैन नॉट बी चूजन टुगेदर, इन दोनों को आप साथ में चूज नहीं कर सकते, ये दोनों क्या है, साथ में चूज नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पर नहीं की जाएंगी तो क्रॉस लगा देते हैं, पाइनएप्पल हो गया। उसके बाद थर्ड में क्या कह रहा है, ये ईदर कस्टर्ड एप्पल और मैंगो और बोथ मस्ट बी चूजन। तो ईदर लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों में से किसी एक को हमें चूज करना है। कस्टर्ड, या तो हम कस्टर्ड एप्पल को कर सकते हैं या फिर हम मैंगो जो है उसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर और लगा हुआ है,
अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइनएप्पल इज चूजन विच ऑफ द फॉलोइंग अदर 2 फूड्स मस्ट बी। अगर हम पाइनएप्पल को चुनते हैं तो हमें और कौन से 2 फ्रूट्स जो हैं वो कंपल्सरी चुनने हैं। तो यहाँ पर मैंगो एंड गूसबेरी है, या फिर एप्पल एंड प्लम है, एप्पल एंड मैंगो है, बनाना एंड मैंगो है। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा, मैंगो यहाँ पर दे रखा है, तो मैंगो के साथ हमें किसको ज़रूर से चूज़ करना था, एप्पल को, तो ये तो हो नहीं सकता। एप्पल के साथ किसको चूज़ करना था, मैंगो को, तो प्लम नहीं हो सकता। बनाना और मैंगो, मैंगो के साथ किसको चूज़ करना था, एप्पल को, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एप्पल और मैंगो को साथ में चूज़ करना है, तो यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम जो आम है और जो सेब है, इन दोनों को साथ में चूज़ करेंगे पाइनएप्पल की। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसी में आंसर छुपा हुआ है। कई बार हम ऑप्शंस को देखकर भी इज़ी आंसर निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की वीडियो का। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उन्हें अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। अभिकथन क्या है? कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, और तर्क दिया गया है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब आपको बताना है कि दोनों ही सही हैं या दोनों में से कोई एक सही है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ कार्बन पेपर। उसका कह रहा है ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है ग्रेफाइट, करेक्ट है ये बात। लेकिन यहाँ पर जो आपका कथन कह रहा है कि ग्रेफाइट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग ऑफ कार्बन पेपर। जो कार्बन पेपर होते हैं, कार्बन पेपर का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग लिखते हैं तो दूसरा पेपर भी नीचे का जो होता है उस पर भी आपकी एज़ इट इज़ वैसे ही लिख जाता है, तो कॉपी एक तरह से तैयार हो जाती है। तो उसकी ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न दिया जा रहा है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर टू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कथन भी सही है, निष्कर्ष भी सही है, लेकिन निष्कर्ष उससे रिलेटेड नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमको इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। तो बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा सारा सिलेबस का, क्योंकि सारे ही सिलेबस को कवर कर लिया था इस पेपर में। बहुत अच्छा पेपर एमआरएस ने ये बनाया है, और बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है, और आपको इसी तरह की तैयारी अपने एग्ज़ाम में भी करके जाना है। फाइनली कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ईमानदारी के साथ कि कितने करेक्ट आंसर आप लोगों के हुए इसको पेपर को सॉल्व करते टाइम। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगी, लैब अटेंडेंट का भी पेपर इसमें बाकी है अभी आपका, उसकी भी रीज़निंग सॉल्व करवानी है। तो नेक्स्ट वीडियो उस पर भी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।